दोस्तों, आज आपका पहला सवाल है कि क्या ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया है वो हमला सिर्फ एक झांकी है या अभी महायुद्ध की पूरी पिक्चर बाकी है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आज आपको ये पूरा शो और मेरा पूरा एनालिसिस देखना जरूरी है। दोस्तों, आज विदेश की जो सबसे बड़ी खबर यह है वो है कि इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने 5 दिन के इंतजार के बाद अपने दुश्मन ईरान पर बड़ा हमला किया है। दोस्तों, इजराइल ने ड्रोन और मिसाइलों से उड़ान भरी और ईरान के अलग अलग शहरों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस हमले के बाद ईरान इजराइल का रुख बिल्कुल अलग था। दोस्तों, इजराइल ने ईरान से बदला लिया। इसकी जानकारी अमेरिकी मीडिया ने पूरे दुनिया को दी। अमेरिकी मीडिया ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल ने आधी रात में ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान की मिलिट्री बेस के पास कई विस्फोट हुए। दोस्तों, वहीं इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक पर खामोशी रखी है। उसकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, इजराइल के मंत्री ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिखा कमजोर, जबकि ईरान की मीडिया ने तो माना कि ईरान के इस्फहान में 3 ड्रोन ध्वस्त किए और धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, जबकि ईरान सरकार ने दावा किया कि इस्फहान में कोई हमला नहीं हुआ। तो 2 कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स है। दोस्तों, इस्फहान में हमले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सवाल तो यह भी उठाया जा रहा है कि क्या ईरान में मौजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स ने इस हमले में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इसलिए क्योंकि जिन छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है वो एयर स्ट्राइक के लिए जिसका किया गया है वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब है कि ईरान के अंदर मोसाद के कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने इसको करने में मदद करी? इन सभी सवालों का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट। 120 घंटे बाद फिर से मध्य एशिया युद्ध की आशंका से थर्रा गया। अब की बार ईरान के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ये धमाके इजरायली एयर स्ट्राइक के थे। इजराइल के ड्रोन्स और मिसाइलों ने ईरान के 8 शहरों पर हमला कर दिया। यह हमला इजराइल का ईरान से बदला था। बीते शनिवार को ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने उसका जवाब ईरान के 8 शहरों में एयर स्ट्राइक से दिया। इजराइल ने ईरान को उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर हमला किया था। आज इजराइल के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का बर्थडे है और ईरान के 8 शहरों में धमाका नेतन्याहू का खामेनेई को धमाकेदार गिफ्ट था। नेतन्याहू ने जानबूझकर जुमे के दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए चुना। इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसे इनडायरेक्टली परमाणु हमले की धमकी दे दी है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। इजराइल से इस्फहान की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है और ईरान के इस शहर पर हमले के लिए इजराइल ने लंबी दूरी की मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इस्फहान में धमाके हुए। कुछ ने तो दावा किया कि मिसाइलें परमाणु प्लांट के बेहद करीब गिरी, लेकिन कोई भी मिसाइल परमाणु प्लांट पर नहीं गिरी। हमले के बाद इस्फहान के परमाणु प्लांट में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आया। 2 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सैनिक भी थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि परमाणु प्लांट के आसपास कुछ तो गड़बड़ हुआ था। ईरान ने न सिर्फ इजराइल की एयर स्ट्राइक को खारिज किया, बल्कि इस्फहान में अपने परमाणु प्लांट के भी सुरक्षित होने का दावा किया। दुनिया भर के देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने भी दावा किया कि ईरान का इस्फहान परमाणु प्लांट किसी भी तरह से खतरे की जद में नहीं है। ईरान के लिए इस्फहान शहर एक बेहद संवेदनशील शहर है, क्योंकि यहाँ पर उसका मिलिट्री एयरबेस, एक मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री के साथ साथ परमाणु प्लांट भी है। ईरान दावा करता है कि इस्फहान के परमाणु प्लांट में परमाणु हथियार नहीं बल्कि परमाणु बिजली बनाई जाती है, और सबसे खास बात, ये परमाणु प्लांट चीन की मदद से बनाया गया है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान के साथ साथ तेहरान, फोर्डो, अर्क, नतंज, खर्ग आइसलैंड, बुशेहर और बांदर अब्बास को निशाना बनाया है। ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल की सेना ईरान को हुए नुकसान को जानने की कोशिश कर रही है। इजराइल ने सिर्फ ईरान पर ही हमला नहीं किया है, बल्कि इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की है। लेकिन जितनी बमबारी ईरान पर की गई, इराक और सीरिया में उतनी नहीं की गई। मध्य एशिया में इजराइल के हमले के बाद महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है और अब तो ये परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के सैन्य कमांडर ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि अगर इजराइल ने उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा।
अपने ऊपर हुए हमले से ईरान भले इनकार करे, लेकिन उसे हकीकत पता है और बहुत मुमकिन है कि ईरान की ओर से भी इजराइल पर भीषण हमले को अंजाम दिया जाए। मध्य एशिया में बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने देशों से विनाश रोकने की अपील कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मिडिल ईस्ट खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे किसी भी खतरे को रोकना चाहिए जो लोगों को विनाश की ओर ले जाए। प्रतिशोध के खूनी सिलसिले को समाप्त करने का वक्त आ गया है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर ना तो अमेरिका कुछ बोलने को तैयार है और अब तो ईरान की ओर से भी जवाब आया है कि वो किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ईरान अंदर ही अंदर सुलग रहा होगा, क्योंकि उसके सबसे बड़े धार्मिक नेता खामनेई के जन्मदिन के मौके पर इजराइल ने आसमान से जो तोहफे भेजे हैं वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे और आशंका है कि ईरान इजराइल को कुछ दिनों के अंदर कोई खतरनाक रिटर्न गिफ्ट भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, ईरान ने भले ही अभी जवाबी कार्रवाई से इनकार किया है, लेकिन इजराइल के साथ उसकी दुश्मनी को देखते हुए भविष्य में युद्ध की संभावना डेफिनेटली है और इसको इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव का जिक्र किया। चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया पर युद्ध के बादल छाए हुए हैं और ऐसे समय में देश को सुरक्षा देने वाली सरकार जरूरी चाहिए। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसे समय मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि युद्ध के माहौल में देश में मजबूत सरकार जरूरी है? दोस्तों, दरअसल दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो उसका डेफिनेटली असर भारत पर भी पड़ता है। इजराइल और ईरान दोनों भारत के दोस्त हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के साथ में के बीच में युद्ध होता है तो इसका बड़ा असर भारत में पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। दोस्तों, पहला यह है कि अगर इनके बीच में युद्ध होता है तो कच्चा तेल जो है, दोस्तों कच्चा तेल जो है वो इस वक्त उसकी कच्चे तेल की जो कीमत है वो 7,088 रुपए प्रति बैरल है, जो फरवरी महीने में 6,513 रुपीस प्रति बैरल थी। मतलब इसके दाम बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम अपना 80% कच्चे तेल का आयात करते हैं और खाड़ी देशों में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, मतलब हमारी इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो कच्चा तेल और महंगा होगा। इसकी वजह से देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कीमत आगे और बढ़ सकती है। दोस्तों, उनकी कीमत बढ़ सकती है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के साथ हमारा पिछले साल 1,10,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। युद्ध का निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे भारतीय उद्योगों को एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार करना होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। आज भले ही शेयर बाजार बढ़ गया हो, लेकिन वो अभी अपने पीक से 1500 पॉइंट्स नीचे है। और दोस्तों, हाँ, खाड़ी देशों में लगभग 87 लाख भारतीय रहते हैं। अगर ईरान और इजराइल में एक पूरा युद्ध शुरू होता है तो हमें हमारे भारतीय भाई और बहनों को वापस लाना होगा। यानी ईरान इजराइल की जंग से भारत सहित दुनिया की मुश्किलें बढ़ सकती। इसीलिए सभी टेंशन को डी-एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी दूसरी खबर पे आना चाहता हूं। दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा उसका जवाब देना चाहता हूं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में 21 प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई है। सबसे बड़ा फेज यही था। लेकिन आज के चुनाव की दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इनको। पहली तस्वीर बस्तर की है और दूसरी तस्वीर बंगाल की है। बस्तर में लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया, कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। लेकिन इसका उलट कंप्लीटली ऑपोजिट पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और कई जगह बम भी मिले। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि बस्तर छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसे नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता है। वहां नक्सली मतदाताओं को डराते धमकाते हैं ताकि वो वोट न डाल सके। इसके बावजूद बस्तर में शांतिपूर्ण तरीके से हाई वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली। ना गोली चली, ना बम चले, ना कोई घायल हुआ। लेकिन इसके उलट पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा हावी हुई। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की सिर्फ 3 सीटें जा रही थी। 3 सीटों पर ही वोटिंग हुई, लेकिन हिंसा इन सब जगह हुई। दोस्तों,
अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करी जाए तो बस्तर में 63% मतदान हुआ था। और अगर मैं बात करना चाहूं बस्तर के बाद के, जबकि बंगाल की अगर मैं बात करना चाहता हूं कि बस्तर में 63% वोटिंग हुआ, बल्कि जबकि बंगाल की मैं बात करना चाहूंगा तो बंगाल के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है दोस्तों, वो वोटिंग परसेंटेज 75% से क्रॉस किया दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहा है, जहां पे आप वोटर्स का क्यू देख रहे हैं, वोटर्स भारी मात्रा के अंदर पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं। वहीं बंगाल के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो जो पोलिंग बूथ पे के पास में, ये कूच बिहार की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पे बम भी मिले हैं, जहां पे स्टोन पेल्टिंग भी हुई है, जहां वोटर्स को धमकाया भी गया है। दोस्तों अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो 63% मतदान बस्तर के अंदर हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो उन तीनों सीटों पर शाम 6 बजे तक 78% तक वोट डले थे। मतलब वोटिंग परसेंटेज अप है, मतदाता अब भी कतार में है दोस्तों, इसीलिए हो सकता है कि वोटों का प्रतिशत और बढ़ जाए। बंगाल पिछली बार भी 77% से ज्यादा वोटिंग डली थी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं तो साल 2019 में बस्तर में 70% और बंगाल में 81% वोटिंग हुई थी दोस्तों। और अब देखिए बंगाल में चुनावी हिंसा पर, अगर आप चुनावी हिंसा का पर देखेंगे दोस्तों, ये स्पेशल रिपोर्ट। 26,000 से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात रहे, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा नहीं रुकी। बंगाल के जिस कूच बिहार में सबसे ज्यादा सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती थी, वहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। चुनावों में बमबारी के लिए बदनाम हो चुके बंगाल से आए इस वीडियो को देखिए। ये देसी बम है। कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के घर के पास ये बम मिला। बीजेपी ने इसे टीएमसी की साजिश बताया। अगला वीडियो ये रहा। पुलिस वाले पानी में बम डालकर इसे डिफ्यूज कर रहे हैं। ये वीडियो भी कूच बिहार का ही है। यहाँ के भेटागुड़ी इलाके में 8 जिंदा बम मिले थे। गनीमत रही कि पुलिस बम फटने से पहले ही यहाँ तक पहुँच गई। पोलिंग स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे एकदम रास्ते पे ऐसे ही एक ताजा बम गिरा हुआ है। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस का जो क्रिमिनल्स है उन्हीं का काम है। फिलहाल ये बम ऐसे ही पड़ा हुआ है पोलिंग स्टेशन से कुछ ही दूर में। कौन या किन लोगों ने ये बम यहाँ पे रख के गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कूच बिहार में मतदान के बीच बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोश देखिए। एक दूसरे की जान के प्यासे बने इन कार्यकर्ताओं ने घर के आंगन को अखाड़ा बना दिया। दोनों तरफ से लात घूंसे चलाए गए। बीजेपी कार्यकर्ता संख्या में ज्यादा थे, इसलिए चोट टीएमसी कार्यकर्ताओं को ज्यादा लगी। कूच बिहार के सिर्फ घरों में नहीं, खेतों में भी बवाल मचा था। खेत में एक तरफ टीएमसी समर्थक थे और दूसरी ओर बीजेपी समर्थक। दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हिंसा के लिए दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं पहले भी कहा कि जब तक तृणमूल कांग्रेस है तब तक वायलेंस होगा, लेकिन इस बार जैसे तृणमूल कांग्रेस वायलेंस कर रहा है, वैसे ही साधारण जो मतदाता है वो प्रतिरोध भी कर रहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप गणतंत्र के अधिकार आप छीनोगे। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार निश्चित प्रामाणिक ने चुनाव जीता था और इस बार भी बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में निश्चित ही हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल में पहला चरण भी हिंसा से ग्रस्त रहा है, चुनाव आयोग को अगले चरण के लिए बंगाल में अपनी तैयारी सुरक्षा के लिहाज से बढ़ानी होगी। कूच बिहार से विक्रम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, बस्तर छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसे नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता है। वह नक्सली मतदाता को डराने की कोशिश करते हैं ताकि वोट कम हो। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बावजूद दोस्तों, बस्तर में अगर आप वापस से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है दोस्तों। ना गोली चली, ना कुछ, ना गोली चली, ना बम फेंके गए, कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ दोस्तों।
लेकिन इसके कंप्लीटली ऑपोजिट दूसरी तस्वीर ध्यान से देखिए, पश्चिम बंगाल की है। यहां सिर्फ 3 सीटों पे मतदान हुआ है। इन तीनों सीटों पे मतदान जब हुआ दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे कूच बिहार में वायलेंस देखने को मिला। एक जगह नहीं दोस्तों, 3 से ज्यादा जगह कहीं बम मिला, कहीं स्टोन पेल्ट किए गए, कहीं पत्थर फेंके गए, कहीं वोटर्स को डराया गया। तो स्थिति दोनों के अंदर साफ है। क्या बंगाल के अंदर हिंसा एक आम बात हो गई है, ये सवाल है दोस्तों। अब मैं आपको और आंकड़े दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगर मैं आंकड़ों की बात करना चाहता हूं, ये आंकड़े आपको ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। साल 2019 में सियासी हिंसा जो बंगाल के अंदर हुई है 852 हुई है। साल 2020 में 663 हुई है, मतलब 500 से ज्यादा एक साल के अंदर आम बात है। हत्या 61 पॉलिटिकल वायलेंस की बात की गई है, बंगाल में 2019 में हुआ है दोस्तों। 2020 के अंदर 52 जो है, ये MHA के डेटा बता रहे हैं कि यहाँ पे 52 जो है हत्याएं 2020 में हुई है। अगर मैं बात करूं हत्या जिसके अंदर बीजेपी समर्थकों की, तो 61 में से 20 बीजेपी समर्थकों की हत्या हुई है और 2020 के अंदर यह आंकड़ा बढ़ के 27 हो गया दोस्तों। और अगर टीएमसी समर्थकों की बात करी जाए तो 35 और 25 है दोस्तों। मतलब क्लियरली बंगाल के अंदर हिंसा एक बड़ी बात है और हिंसा के अंदर चुनाव हो रहा है, इस पे कार्रवाई होना तय, क्योंकि वोटिंग के समय हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। पहले चरण में जिन 102 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें उत्तर प्रदेश की दोस्तों मुरादाबाद लोकसभा सीट भी आती है। मुरादाबाद में खास बात यह है कि यहां के बूथ पर बुरखे वाली एजेंट्स को तैनात किया गया था। आखिर बूथ पर बुरखा वाली फोर्स क्यों तैनात की गई, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राम मंदिर बनवा दिया, 370 धारा या कश्मीर में लग रही थी वो हटवा दी। बढ़िया है, हाँ सब ठीक हो रहा, जो भी हो रहा। मेरा वोट डालने का राष्ट्र हित, देश हित, यही एक मेन मुद्दा है। कैसे थोड़ा अच्छा विकास चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के मतदान की तस्वीरें देश के 21 प्रदेशों से आई, लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग है। मुरादाबाद के मॉडल पोलिंग बूथ पर एक मतदाता को नकाब खोलने का निर्देश दे रही ये महिला लाइका कौसर हैं। इन्हें आप बुरके वाली बूथ एजेंट भी कह सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी चुनाव में पहली बार बुरके में बूथ एजेंट की तैनाती हुई है। तैनाती क्यों हुई, इस सवाल का जवाब खुद बुरके वाली बूथ एजेंट से जानिए। ये बूथ एजेंट के तौर पे की गई है कि हम लोग जो बुरका पहन कर आती हैं, जो नकाब डाल कर आती हैं, जो घूंघट डाल कर आती हैं, उन लोगों की आईडी से उनको मैच कर फिर उनका वोट डलवाएं सही तरीके से और कोई फर्जी वोट न डाले। पहले के चुनाव में कई जगहों पर आरोप लगाए गए कि बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही है। इस तरह का फर्जीवाड़ा रोकने में ऐसी महिला बूथ एजेंट अहम भूमिका निभा सकती हैं। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग देकर बूथ पर तैनात किया गया है। हालांकि इस तरह की व्यवस्था सिर्फ बुरके में आने वाली मतदाताओं के लिए ही नहीं, घूंघट में आने वाली मतदाताओं के लिए भी थी। अब सवाल है कि बुरके वाली महिला एजेंट मुरादाबाद में ही क्यों? तो मुरादाबाद में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। मुरादाबाद में 52% हिंदू और 47% मुस्लिम आबादी है। साल 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां जीत मिली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुरादाबाद से विजयी रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों 2024 के चुनाव में किसकी लहर चल रही है, किसकी नहीं चल रही है, ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस चुनाव में डीप फेक चल रहा है। दोस्तों क्या आपने भी कभी कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें रणवीर सिंह और आमिर खान जैसे स्टार्स दोस्तों वो क्या कह रहे हैं, वो राजनीतिक दलों के लिए वोट मांग रहे हैं दोस्तों। अगर ऐसा कोई वीडियो आपने देखा हो तो ऐसे वीडियो पर यकीन ना करिएगा, क्योंकि ये एक डीप फेक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। रणवीर सिंह और आमिर खान के प्रचार का जो फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है वो डीप फेक वीडियो है। ऐसे वीडियो से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वैसे वोटर जो है किसी चीज से प्रभावित होता नहीं है दोस्तों। डीप फेक वीडियो एआई तकनीक के जरिए तैयार किया जाता है। एआई तकनीक का इस्तेमाल कर किसी भी कैरेक्टर और के शब्द और उसके हाव भाव को बदल दिए जाते हैं और वीडियो तैयार किया जाता है जैसे वो रियल वीडियो दिखे। वीडियो और ऑडियो में छेड़छाड़ करके बनाया जाता है ये वीडियो और इसको डीप फेक कहते हैं। मतलब एक रियल जो चीज को रिलेट करने की कोशिश की जाती है पर एक्चुअली में फेक होता है। इससे आप कैसे बचे और कैसे डीप फेक कंटेंट चुनाव में असर डाल रहा है दोस्तों, देखिए रिपोर्ट। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन,
और दर को। एक्टर रणवीर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर फायर हैं। कह रहे हैं मोदी सरकार में उनका जीवन नर्क हो गया। दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक लखपति है। हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। दूसरी तरफ आमिर खान ने भी मोदी सरकार के 15 लाख पर मोर्चा खोल रखा है। दोनों ही एक राजनीतिक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करते दिख रहे हैं। आमतौर पर सरकारों के बारे में बोलने से बचने वाले फिल्म जगत के ये चेहरे मोदी सरकार पर आखिर इतना क्यों भड़के हुए हैं? तो इसके पीछे की सच्चाई पूरी तरह से डीप फेक है। डीप फेक यानी दोनों ही वीडियो नकली हैं, फेक हैं, जाली हैं। चाहे रणवीर सिंह हो या फिर आमिर खान, दोनों के ही वीडियो नकली हैं। और इनके साथ डीप फेक वाली साजिश करके इन्हें मोदी सरकार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। पहली बार में कोई भी व्यक्ति रणवीर और आमिर का ये वीडियो देखकर चौंक जाएगा कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये डीप फेक यानी फर्जी वीडियो है और इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने वाली तकनीक के सहारे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, वो इन दोनों वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। इन दोनों वीडियो से कोई भी प्रभावित हो सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है उसे ऐसे समझिए कि आमतौर पर ऐसे डीप फेक वीडियो में नामी हस्तियों का इस्तेमाल होता है, जिनकी लंबी चौड़ी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग होती है। खासकर युवा वर्ग में सेलिब्रिटीज को लेकर खासा उत्साह रहता है। आमिर खान हो या फिर रणवीर सिंह, दोनों ने अपने डीप फेक वीडियो को लेकर नाराजगी जताई है। आमिर खान ने तो इसके खिलाफ बाकायदा FIR करा दी है। दोनों को सफाई देनी पड़ रही है कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आमिर खान का डीप फेक वीडियो पहले आया था और अभी 2 दिन पहले ही वाराणसी में शूटिंग के लिए गए रणवीर के वीडियो को डीप फेक बनाकर पेश कर दिया गया। डीप फेक पर वीडियोस बनाना, किसी के वीडियोस बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ये IT एक्ट 2000 के अंडर कवर होता है। इसमें क्लॉज 67 एंड 68 इसके साथ डील करता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स भी हो सकती है एंड जो फाइन अमाउंट होता है वो 1 लाख टू 2 लाख के बीच में वेरी करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टली किस तरीके से वो वीडियो बनाया है, क्या इंटेंट से बनाया है, उसके कंटेंट क्या है। डीप फेक की ये तकनीक बहुत पुरानी नहीं है। 7 से 8 साल पहले आई इस तकनीक को शुरुआत में कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो मकसद काफी हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये तकनीक और आगे बढ़ती गई, अब इसके दुष्प्रभाव भी दुनिया पर बड़ा खतरा बनकर मंडराने लगे हैं। दोस्तों, अब आपके अगले सवाल पे मैं आना चाहता हूं। जो सवाल आपने मुझसे बार बार पूछा है, सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। दोस्तों, कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को जहर देने की कोशिश की जा रही है? आप सुन के चौंकेंगे, पर ऐसी बात आम आदमी पार्टी करी। दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुगर टाइप 2 के मरीज है, डायबिटिक हैं और उनका शुगर लेवल इतना ज्यादा रहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल मना है, नहीं लेने चाहिए। मिठाइयां और आलू में तो भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वाला सामान अगर कोई खाएगा तो उसका तेजी से शुगर लेवल बढ़ेगा। दोस्तों, आम और केला खाने से भी हाई शुगर होती है, ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। दोस्तों, अब जिन चीजों को अरविंद केजरीवाल को नहीं खाना चाहिए, अब जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अगर वही चीजें खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे, आम भी खाएंगे, केला भी खाएंगे, और इन सब के साथ साथ में दोस्तों ये जब खा रहे हैं और खाने में जब मिठाई काफी ज्यादा है, तो ये कहा जा रहा है कि अब जहर तक बात पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जहर तक बात क्यों पहुंची? कौन आरोप लगा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पूरे खाने में जहर मिलाया जा सकता है? देखिए रिपोर्ट। केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना करता है। इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की तस्दीक की गई है। क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जेल में क्या खा रहे हैं? उनको कौन सा खाना मिल रहा है, कौन सा नहीं दिया जाना चाहिए? इस बार आम आदमी पार्टी और ईडी आमने सामने आ चुकी है।
कल तक ये लड़ाई मिठाई पर टिकी हुई थी। आज इसमें आम आदमी पार्टी ने जहर की एंट्री करवा दी है। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। डायबिटीज के मरीज अरविंद केजरीवाल के खाने की यही थाली अब सियासी लड़ाई की वजह बन गई। केजरीवाल की थाली में जो आम, मिठाई, पूरी सब्जी दिखाई दे रही है, इसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट में दी तो आम आदमी पार्टी ने ईडी और तिहाड़ जेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक दिन पहले ही कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल आलू पूड़ी, आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के डाइट चार्ट को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। केजरीवाल की डाइट के बहाने आम आदमी पार्टी ने अब तक 4 आरोप लगाए हैं। नंबर 1, जहर देने की कोशिश हो रही है। नंबर 2, इंसुलिन से मना किया जा रहा है। नंबर 3, दवाइयां रोकने की कोशिश हो रही है। और आरोप नंबर 4, खान पान की जानकारी सार्वजनिक क्यों की? भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी दवाइयां रोककर उनको इंसुलिन देने से मना कर। एक तरफ सियासी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ अदालत में भी कानूनी लड़ाई जारी है। अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने जेल प्रशासन और ईडी से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के डाइट चार्ट पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जेल और उनके डाइट चार्ट में फर्क है, जिस पर केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि इतने दिनों में उन्होंने सिर्फ 3 बार आम खाए हैं, तो वहीं उन्होंने केवल 1 बार नवरात्र का प्रसाद खाया जिसमें आलू और पूरी थी। केजरीवाल के डाइट चार्ट पर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से दलीलें भी रखी गईं। तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि उन्हें फल खाने की मनाही है, लेकिन वो आम खाते रहे। जेल प्रशासन ने यह भी बताया कि केजरीवाल ने खुद ही इंसुलिन बंद करने की जानकारी दी थी। इस दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जो डाइट ले रहे हैं वो डॉक्टरों के मुताबिक नहीं है और इसी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि ईडी की इस दलील का केजरीवाल के वकीलों ने विरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत अब इस मामले में 22 अप्रैल यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। केजरीवाल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जिस तरह का खाना पीना दिया जा रहा है ये एक हमले की तरह से किया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। आप खुद ही सोचिए कि इतने दिनों में जब से वो जेल में है या हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है। बाकी दिन तो जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है। जिस डाइट चार्ट को लेकर आम आदमी पार्टी का जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार खाने में आम और मिठाई खाई थी। जिस किसी को भी शुगर की बीमारी होती है वो अपने खान पान का खुद ख्याल रखता है और उन चीजों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखता है जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप किसी भी डॉक्टर को फोन करिए और उससे पूछिए कि क्या भाई डायबिटिक पेशेंट आम, आलू, पूरी, मिठाई खा सकता है, भले 3 दिन या 1 दिन। अगर डॉक्टर हाँ कहेगा तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। दोस्तों एक कॉमन सेंस है कि कभी भी डायबिटिक पेशेंट को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं दिया जाता और सवाल यही है कि बड़ी राजनीतिक साजिश जिसके तहत विक्टिम कार्ड खेला जाए पर इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत के साथ खिलवाड़ हो, वो रची जा रही है। सोचिए जरा। दोस्तों अब मैं तीसरी बार आप सवाल की तरफ पढ़ना चाहता हूं जो सवाल आपने मुझसे पूछा। दोस्तों आज भारत ने चीन की सीमा के करीब घातक ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी की है। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने चीन के पड़ोसी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खपत भेज दी। दोस्तों फिलीपींस से आई इन तस्वीरों को चीन की सरकार और सेना जरूर ध्यान से देख रही होगी। इसी पर मेरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ब्रह्मास्त्र दोस्तों चीन के पास में छोड़ दिया है? क्या चीन की मुसीबतें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस ब्रह्मास्त्र से बढ़ने वाली है जो ब्रह्मोस मिसाइल के फॉर्म में फिलीपींस पहुंचा है? देखिए रिपोर्ट।
हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति यही कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ब्रह्मोस के जरिए भारत ने यही काम किया है। चीन भारत का दुश्मन है, फिलीपींस के साथ भी चीन के संबंध अच्छे नहीं है और ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी दोनों सीमाओं पर तैनात देखकर चीन ही नहीं, दुनिया का भी कोई भी देश टेंशन में आ जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से माना जाता है। देश के डिफेंस एक्सपर्ट से बात करने के बाद मैंने आपको ब्रह्मोस की कुछ खास बातें जो मैंने लिस्ट करी वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि ब्रह्मोस के हमले को रोकना लगभग नामुमकिन है। ये एक बार चली गई तो टारगेट को बर्बाद करके ही रुकेगी। दूसरी बात, अब चीन के खिलाफ फिलीपींस की मिलिट्री ताकत और बढ़ जाएगी। दोस्तों, उनके पास ऐसी कोई मिसाइल पहले से मौजूद नहीं है। तीसरी बात, चीन सीमा पर भारत ने मिसाइल तैनात की है और अब फिलीपींस चीन सीमा पर भी ब्रह्मोस तैनात हो गई है। चौथी बात, समंदर से एक और मोर्चे पर चीन की सेना फिर वापस से घिर गई है, मतलब चीन एनसर्कल हो रहा है। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस में चीन के एक और पड़ोसी वियतनाम ने भी दिलचस्पी दिखाई है। ये चीन के लिए खतरे की घंटी है साउथ चाइना सी के अंदर। अभी तो ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डिलीवरी हुई है दोस्तों, हवा और समंदर के रास्ते फिलीपींस पहुंची है। आने वाले वक्त में ऐसी और मिसाइलें वहां पहुंचने वाली है। फिलीपींस और चीन के बीच सीमा पर कई झगड़े पास्ट में हो चुके हैं और ब्रह्मोस की तैनाती होते ही चीन के खिलाफ फिलीपींस की ताकतवर हथियार की क्षमता और बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ मिठाई देकर चाइनीज सेना के मुंह का स्वाद जरूर खराब हो गया होगा। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों ने आज ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपींस की मरीन कोर को सौंप दिया है और फिलीपींस पहला देश है जिसे भारत ने ये मिसाइलें बेची हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के कुल 3 सिस्टम फिलीपींस को मिलेंगे। अभी पहली खेप मिली है। हर सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। ब्रह्मोस के साथ साथ भारत फिलीपींस को मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। फिलीपींस को 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें मिली हैं, जिससे समंदर में किसी युद्धपोत या जहाज पर हमला संभव है। जनवरी 2022 में भारत फिलीपींस के बीच 3000 करोड़ रुपए की डील हुई और अप्रैल 2024 से डिलीवरी शुरू हो गई। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस को खरीदा है और ये भारत के लिए हथियारों का पहला बड़ा निर्यात है। ब्रह्मोस डील से भारतीय स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत मिलेगी और भारत को हथियारों के भरोसेमंद एक्सपोर्टर के रूप में भी देखा जाएगा। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और हल्की सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है और चीन के लिए अगली बुरी खबर यह है कि फिलीपींस ये मिसाइलें साउथ चाइना सी में तैनात करेगा। यही वो जगह है जहां चीन फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा सीमा विवाद है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है। इस समय भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना तीनों ही ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय नौसेना के लगभग सभी बड़े जंगी जहाजों को ब्रह्मोस से लैस किया गया है। ब्रह्मोस भले ही चीन की सीमा पर पहुंची है, पर इसकी चर्चा भारत के दूसरे दुश्मन पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस की खबर से ठीक एक हफ्ते पहले बाइडेन ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस के साथ वॉशिंगटन में मुलाकात की। वहां अमेरिका ने चीन के खिलाफ फिलीपींस को सुरक्षा गारंटी दी और अब भारत ने फिलीपींस को घातक ब्रह्मोस मिसाइल दी। यानी मोदी बाइडेन मिलकर चीन के खिलाफ फिलीपींस की ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन की मुसीबत बढ़ाने वाली एक और तस्वीर दक्षिण कोरिया से आई, जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने मिलकर दुश्मन का सामना करने की तैयारी की। इसमें दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 भी शामिल हुआ।
दोनों देशों की ये तैयारी 26 अप्रैल तक जारी रहेगी और तब तक जिनपिंग सेना की नींद उड़ी रहेगी। चीन के लिए चिंता की बात यह है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस बन गया है और उसका एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी ब्रह्मोस खरीदने की लाइन में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने वैज्ञानिकों की मदद से स्वदेशी हथियार बनाए और उनको दूसरे देशों को बेचकर पैसे कमाए। वी बिकम अ डिफेंस एक्सपोर्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, सिर्फ एक साल, इस साल में 21,000 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे गए। पिछले साल के मुताबिक 32% ज्यादा है। हम लोग एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग नेशन की निशानी है। वहीं अगर मैं पास से कंपेयर करूं तो 2004 से 14 तक 10 सालों में सिर्फ 4,300 करोड़ का मिलिट्री एक्सपोर्ट हमने किया दोस्तों, नथिंग के बराबर। जबकि पिछले 10 सालों में इसका 20 गुना हमने किया। जब नरेंद्र मोदी जी के शासन में 20 गुना ज्यादा हमने किया, 88,000 करोड़ से ज्यादा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट फिलीपींस को होने का बड़ा असर होगा। अब हमारी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत और बढ़ेगी। दुनिया में हमें हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों में गिना जा रहा है और एशिया सहित दूसरे इलाकों में चीन के बढ़ते प्रभाव को अब हमें रोकने में मदद मिलेगी। इसीलिए चीन घबरा रहा है कि एक और बड़ा मुल्क जो है, वैश्विक मुल्क, भारत स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में मर्ज कर रहा है। दोस्तों, एक कहावत है, जो कहावत मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो कहावत सिंपल है दोस्तों। ये कहावत कहती है, और आपने सुना होगा, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अब जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, मारना था चीन, मिल गया जापान। हुआ दरअसल ये, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। हुआ ये कि पाकिस्तान के कराची में आतंकवादियों ने विदेशी नागरिकों के वाहन पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि आतंकवादियों के टारगेट पर चीनी नागरिक थे, लेकिन जिस वाहन पर हमला हुआ उस वाहन में दोस्तों जापान के 5 नागरिक सवार थे। यानी आतंकवादियों के टारगेट पर चीनी थे, लेकिन फंस गए बेचारे जापानी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हमले में सभी जापानी नागरिक सुरक्षित हैं, हालांकि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। कराची पुलिस के मुताबिक हमलावर 2 आतंकवादी मारे गए। पूरी साजिश आत्मघाती हमले की थी। एक आतंकवादी के शरीर पर आत्मघाती जैकेट और ग्रेनेड बंधा हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई बात अब यह है कि ये शहबाज सरकार, पाकिस्तान की सरकार, प्याज टमाटर खरीदने के लिए भारत के सामने भी गिड़गिड़ा चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ की प्याज टमाटर वाली पोल खोल दी। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये खबर उस वक्त की है जब पाकिस्तान में प्याज टमाटर का बहुत बड़ा संकट था। कीमतें 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी और पाकिस्तान के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से रिक्वेस्ट की थी। हालांकि हमेशा की तरह एस जयशंकर ने आतंकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया। अरे तुमको कौन भाव देगा पाकिस्तानियों? दिखावे के लिए इस्लामाबाद कहता रहा कि वो भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की यही सच्चाई है दोस्तों। उसे जरूरत हो तो भारत के भी पैर गिड़गिड़ाने के लायक आ जाता है। दोस्तों, हालांकि अब पाकिस्तान को ऐसा करने का कोई फायदा नहीं मिलता है। इस समय पाकिस्तान की पूरी सरकार IMF के सामने दंडवत प्रणाम कर रही है। दोस्तों, उन्हें लगता है कि भाई अगर IMF से 10 रुपए का भी कर्ज मिल गया तो बाकी दुनिया में भी पैसे देना शुरू हो जाएंगे। इस समय IMF एक शर्त रख रहा है और हर शर्त पर पाकिस्तान कह रहा है, भाई जी हुजूर, जैसा आप कहें। पैसे के लिए पाकिस्तान की सरकार IMF को अपना माई बाप बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया में हर मिनट एक नई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसमें IMF पर एक नया अपडेट होता है। शहबाज शरीफ के साथ 25 करोड़ पाकिस्तानी IMF से पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं, पर इसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उनके ही पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने पोल खोल दी है। पाकिस्तान प्याज टमाटर खरीदने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाया था और इस समय इस्लामाबाद में इसी खबर की चर्चा है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म का ही अच्छा फल मिलता है। ये पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। 70 साल तक इन्होंने आतंकवादियों को पाला,
आज इनका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से तहस-नहस तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों इस शो का मकसद है आपकी आवाज उठाना, आपके सवालों को आगे रखना संपूर्ण राष्ट्रवाद के साथ। नमस्कार।